प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता को समझेंगे। ये वर्ष 2019 और 2020 की मौद्रिक नीति के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम है। तो इसमें प्रारंभ में मौद्रिक नीति समिति, जिसे MPC कहेंगे, मॉनिटरिंग पॉलिसी कम्युनिटी MPC, ने मौद्रिक नीति की स्थिति को तटस्थता से परिवर्तनशील की ओर ले जाने हेतु नीतिगत रेपो दर में लगातार 4 बार कटौती करने का निर्णय लिया। MPC का यह निर्णय अल्प मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर घरेलू समृद्धि को सुदृढ़ करने की आवश्यकता से प्रेरित था। रिजर्व मनी और बॉन्ड मनी, तो रिजर्व मनी को MO बोलेंगे। प्रचलन में मुद्रा प्लस, इसमें आएगी प्रचलन में जो मुद्रा है वही प्रचलन में मुद्रा प्लस, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों का जमा प्लस भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। अब जानते हैं ब्रॉड मनी M3, जनता के पास नकदी, बैंकिंग प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास सावधि जमा। तो बाद में MPC ने रेपो दर को अपरिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिसके कारण निम्नलिखित है। उपभोक्ता मुद्रास्फीति में वृद्धि। MPC का यह प्रयोजन की प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण तक प्रतीक्षा करना उचित है। 2019-2020 के लिए वास्तविक GDP अनुमानों को संशोधित कर 5% करने का कारण। वर्ष 2019-2020 के लिए वास्तविक GDP अनुमानों को संशोधित कर 5% करने का कारण रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के साथ साथ विभिन्न आवृत्ति संकेतकों ने घरेलू और बाहर दोनों ही मांग स्थितियों में कमजोरी का संकेत दिया है। मौद्रिक समुच्चय। मौद्रिक समुच्चय वर्ष 2018-2019 के दौरान मौद्रिक समुच्चय में वृद्धि दरों में वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण के कारण और पुनः वर्ष 2017-18 में पुनर्मुद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण असामान्य व्यवहार का अनुभव करने के बाद प्रत्यावर्तन की दीर्घकालिक प्रवृत्ति देखी गई। रिजर्व मनी आरक्षित धन का प्रसार हुआ, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसका परिमाण निम्नतर रहा है। बॉन्ड मनी व्यापक मुद्रा M3 की वृद्धि में वर्ष 2009 के पश्चात से गिरावट आई है, हालांकि 2018-19 के पश्चात से इसमें अल्प वृद्धि हुई है। 2019-20 में सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट और मांग जमा दोनों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 से मौद्रिक गुणक M3MO में गिरावट रही है और वर्ष 2019-2020 में भी इसमें गिरावट जारी रही। तरलता की स्थिति और इसका प्रबंधन। वर्तमान स्थिति वर्ष 2019-20 में प्रणालीगत तरलता जून 2019 से ही काफ़ी हद तक अधिशेष की स्थिति में है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें सरकार द्वारा व्यय में वृद्धि, RBI द्वारा विदेशी मुद्रा का निव्वल क्रय, सांविधिक नकदी अनुपात SLR में कमी, बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी, खुले बाजार की क्रियाएं आदि। विमुद्रीकरण के 2 वर्ष पश्चात मुद्रा की मांग में नरमी आई है। सरकारी प्रतिभूति बाजार के घटनाक्रम। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आरंभ से GSEC
GSEC पर लाभ प्राप्ति में अल्प वृद्धि हुई। इसके पश्चात इसमें अधिकतर गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, जिसके लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति रुख में बदलाव, बैंकिंग क्षेत्र की तरलता में सुधार, RBI द्वारा निरंतर नीतिगत दरों में कटौती के साथ साथ तटस्थता में परिवर्तनशील नीति की ओर संक्रमण, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी इस धारणा को बल दिया। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष का स्थानांतरण, महत्वपूर्ण और निरंतर अधिशेष चल निधि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पेशल मार्केट ऑपरेशन, जिससे दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद और साथ ही लघु अवधि की प्रतिभूति की बिक्री से 10 वर्ष के GSEC पर लाभ प्राप्ति, यील्ड, जिसे हम यील्ड बोलते हैं, को नीचे लाने में सहायता मिली है। अब जानते हैं बैंकिंग क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जिसे SCBS बोलते हैं, सकल गैर निष्पादित अग्रिम GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, मतलब GNPA, सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात अर्थात सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में GNPAS 9.3% पर स्थिर बना रहा। पुनर्गठित मानक अग्रिम अनुपात और स्टैक्ड अग्रिम मतलब SA अनुपात दोनों इस अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहे। SCBS के जोखिम भारित परिसंपत्ति से पूंजी से अनुमान में सुधार के कारण PSBS के CRAR में वृद्धि हुई है। SCBS की रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स ROA और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE में वृद्धि हुई है, दोनों में वृद्धि हुई है। SCBS में और ROA में और ROE में, दोनों में ही वृद्धि हुई, एसेट और इक्विटी दोनों में। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSBS का GNPA अनुपात 12.3% पर अपरिवर्तित रहा, जबकि स्ट्रेस्ड अग्रिम अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से प्रोविजनिंग आवश्यकताओं के कारण कई PSBS मार्च 2016 से निरंतर ऋणात्मक लाभप्रद अनुपात दिखा रहे हैं। मौद्रिक संरचना, वर्ष 2019 में निम्नलिखित तीनों स्तरों पर मौद्रिक संरचना कमजोर रहा है: दर संरचना, ऋण की मात्रा और मियादी संरचना। दर संरचना जनवरी 2019 से रेपो दर में 135 bps की कमी होने के बावजूद वर्ष 2019 में SCBS की भारित औसत उधार दर में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि SCBS की बकाया ऋणों पर रेपो दर में हुई कटौती का कोई संरचना नहीं दिखा है, तथापि नए ऋणों पर इसका मौद्रिक संरचना प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है। इस दशा में क्रेडिट स्प्रेड, रेपो रेट और WALR के मध्य अंतर सबसे ऊंचे स्तर पर है। बचत जमा दर में केवल अल्प कमी आई है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब PPF जैसी लघु बचत योजना पर तुलनात्मक रूप से उच्च दरों के कारण
मियादी जमा दर में कमी देखी गई है। तो मियादी की संरचना जानते हैं। इसमें आरबीआई की मौद्रिक सुगमता और एलएएफ मतलब तरलता समायोजन सुविधा के प्रभाव के कारण दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों 10 वर्ष वाले सरकारी प्रतिभूति की तुलना में अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों 364 दिन के ट्रेजरी बिल पर प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई है। अब जानते हैं साख वृद्धि, क्रेडिट ग्रोथ। व्यक्तिगत ऋण, इसमें निरंतर वृद्धि हुई है को छोड़कर मतलब व्यक्तिगत ऋण को छोड़कर गैर खाद्य ऋण के सभी प्रमुख क्षेत्रों में क्रेडिट ग्रोथ में नरमी दर्ज की गई है। ऐसे नरमी क्षेत्र की क्रेडिट ग्रोथ में तीव्र गिरावट है परिणाम स्वरूप हुई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई तथा वस्त्र उद्योगों की क्रेडिट ग्रोथ में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। बैंकिंग विनियमों से संबंधित प्रमुख नीतिगत परिवर्तन, परिसंपत्ति वर्गीकरण में परिसंपत्ति वर्गीकरण में दर्जा घटाए बिना मानक के रूप में वर्गीकृत एमएसएमईएस के ऋणों को एक बार पुनः संरचित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अवसंरचना निवेश न्यासों को बैंक ऋण देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। बैंकों को सभी नए अस्थायी दर वाले व्यक्तिगत अथवा खुदरा ऋणों को और एमएसएमईएस को प्रदत्त अस्थायी दर वाले ऋणों को विदेशी बेंचमार्क पर आधारित वह बेंचमार्क से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। अब जानते हैं बेंचमार्क क्या होता है। तो बेंचमार्क वे अब रेपो रेट 3 और 6 महीने के ट्रेजरी बिल पर प्रतिफल तथा कोई अन्य बेंचमार्क जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड FBIL द्वारा प्रकाशित हो का चयन करने हेतु स्वतंत्र है। प्रसार जानते हैं। तो बैंक विदेशी बेंचमार्क को प्रसारित करने का निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। और नेक्स्ट है ब्याज दरों को फिर तय करना। तो विदेशी बेंचमार्क के तहत ब्याज दर को कम से कम 3 माह में एक बार पुनः तय किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु मितव्ययी ढांचा जारी किया है। इसके लिए निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। तो बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बड़े उधारकर्ताओं द्वारा डिफ़ॉल्ट की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग, समाधान योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन के संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र वर्तमान स्थिति एनबीएफसी द्वारा प्रदान ऋण की वृद्धि में गिरावट आई है, लेकिन एनबीएफसी क्षेत्र के तुलना पत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में तरलता दबाव भी देखा गया है। एनबीएफसी के वित्त पोषण के स्रोत बैंक ऋण और बाजार ऋण में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि एनबीएफसी को म्यूचुअल फंड द्वारा क्रेडिट धन का हस्तांतरण कम संकुचित हुआ है। बाजार उधार के साधनों में वाणिज्य प्रपत्र की हिस्सेदारी कम हुई है, जबकि अपरिवर्तनीय डिबेंचर के हिस्से में वृद्धि हुई है। 15% की विनियामक आवश्यकता के स्थान पर एनबीएफसी क्षेत्र का CRAR 19.5% तक बना हुआ है।
एनबीएफसी क्षेत्र की सकल एनबीएएस अनुपात और निवल एनपीएस अनुपात दोनों में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष इनके आरओए और आरओई में गिरावट आई है। बैंकिंग गैर बैंकिंग वित्तीय विनिमय पर्यवेक्षण से संबंधित प्रमुख नीतिगत परिवर्तन जानते हैं। तो इसमें एनबीएफसी सेक्टर के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया है ताकि रिजर्व बैंक में अतिरिक्त शक्तियां निहित की जा सके। रिजर्व बैंक ने जनता को अपने दैनिक गैर व्यापार चालू खाता लेन देन के लिए प्रदान की गई सेवाओं तक पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए गैर डिपॉजिट लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी आईसीसी को प्राधिकृत डीलर श्रेणी सेकेंड लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसीएस के लिए एक नया तरलता जोखिम ढांचा प्रदान किया गया है। एनबीएफसी एमएफआईएस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं के लिए घरेलू आय की सीमा को बढ़ाया गया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एचएफसीएस के विनिमय को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी से आरबीआई को हस्तांतरित कर दिया गया है। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा लंबा होगा ये भी, तो इसे ध्यान से समझे। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं वो है पूंजी बाजार में घटनाक्रम। तो प्राथमिक बाजार सार्वजनिक निर्गमन पब्लिक इशू और राइट्स इशू के माध्यम से जुटाए गए कुल धन में वृद्धि हुई। सार्वजनिक निर्गमन पब्लिक इशू और राइट्स इशू के माध्यम से जुटाए गए कुल धन में वृद्धि हुई। इक्विटी सार्वजनिक निर्गमन जिसे हम इक्विटी बोलते हैं के माध्यम से संसाधन समग्र में कमी आई है, जबकि पिछले वर्ष राइट्स इशू इक्विटी के माध्यम से संसाधन संग्रह में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। ऋण जनता को ऋण प्रतिभूति जारी करके संसाधन जुटाने में उल्लेखनीय कमी आई है। प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ष 2019-2020 के दौरान भारतीय कॉरपोरेट्स ने पूंजी को बढ़ाने के लिए निजी तौर पर शेयर आवंटन को प्राथमिकता दी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा म्यूचुअल फंड गतिविधियां और निवेश अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान दोनों में निवल अंतर्वाह रहा। भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की गतिविधि निफ्टी 50 और एस&पी बीएसई सूचकांक वर्ष 2019-2020 के दौरान रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। बीमा क्षेत्र की संभावना और निष्पादन सामान्यतः दो पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकित की जाती है, अर्थात बीमा संबंधित पेट और बीमा संबंधित सघनता। भारत में बीमा संबंधित सघनता वर्ष 2001 में 11.5 अमेरिकी डॉलर थी, जो वर्ष 2018 में 74 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। जीवन बीमा 55 अमेरिकी डॉलर और गैर जीवन बीमा 19 अमेरिकी डॉलर। वर्ष 2011 से जीवन बीमा पैठ में कमी आई है, जबकि गैर जीवन बीमा में निरंतर रूप से वृद्धि हुई है।
तथा यह वर्ष 2018 में जीवन बीमा के लिए 2.74% और गैर जीवन बीमा के लिए 0.97% था। वैश्विक स्तर पर बीमा पेट और सघनता 3.31% तथा जीवन बीमा खंड के लिए $370 थी। गैर जीवन बीमा खंड के लिए 2.78% और $312 थी। बीमा संबंधित पैठ और सघनता का मापन देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को प्रदर्शित करता है। जीडीपी की वृद्धि में बीमा प्रीमियम की प्रतिशतता के रूप में बीमा पेट का मापन किया जाता है। जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात के रूप में बीमा संबंधी सघनता को परिकल्पित किया जाता है। वित्तीय संविदाओं के लिए द्विपक्षीय नेटिंग समझौते के अंतर्गत किसी वित्तीय अनुबंधन में शामिल दो प्रतिपक्षकार एक दूसरे के दावे को ऑफसेट निपटान अथवा समायोजित करने हेतु एक दूसरे को देय एकल निवल भुगतान राशि का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार बहुपक्षीय नेटिंग समझौते के अंतर्गत पक्षकार समाशोधन ग्रह में एक मध्यवर्ती प्रतिपक्षकार सेंट्रल काउंटरपार्टी सीसीपी में माध्यम से एक दूसरे के दबावों को समायोजित कर सकते हैं। तो वर्तमान में भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत सीसीपी जैसे कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL के माध्यम से वित्तीय लेनदेन के लिए बहुपक्षीय क्लोज आउट नेटिंग अर्थात दावों के निपटान के लिए विधिक प्रावधान उपलब्ध है। तो हालांकि भारत में वित्तीय समझौते के लिए द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB और बेसल समिति जैसे वैश्विक नियामक निकायों ने वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव के कारण क्लोज आउट नोटिंग के उपयोग का समर्थन किया है। भारत में द्विपक्षीय क्लोज आउट नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित करने की निम्नलिखित सहायता प्राप्त होगी। बैंक क्रेडिट जोखिम और नियामक पूंजी भार को कम किया जा सकेगा। अन्य उत्पाद उपयोगों के लिए पूंजी को मुक्त किया जा सकेगा। हेजिंग लागत को कम किया जा सकेगा और बैंकों के चल निधि की आवश्यकता को कम किया जा सकेगा, जिसके फलस्वरूप जोखिम से बचाव के लिए ओवर द काउंटर OTC डेरिवेटिव बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS बाजार में बाजार की भागीदारी बढ़ाने से भी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास के लिए एक प्रोत्साहन प्राप्त होगा। किसी प्रतिपक्षकार द्वारा चूक की स्थिति में वित्तीय संविदाओं के लिए एक कुशल वसूली तंत्र स्थापित किया जा सकेगा। OTC डेरिवेटिव बाजार में वैश्विक विनियामक सुधारों को लागू करने के लिए भारत को G20 और FSB प्रतिबद्धता का पालन किया जा सकेगा। दिवाला व शोधन अक्षमता
अक्षमता संहिता, महत्वपूर्ण विकास, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया, CIRP आरंभ करने वाले 2,542 कॉर्पोरेट्स में से लगभग 743 कॉर्पोरेट्स के 3 वर्ष में प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। CIRP के लिए NCLT के द्वारा स्वीकृत मामलों में 41.2% विनिर्माण क्षेत्र के साथ उसके पश्चात स्थावर संपदा, रियल एस्टेट, किराया और व्यवसाय गतिविधियां सेक्टर के 19% मामले हैं और IBC के तहत समाधान प्रक्रिया अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में सर्वाधिक है। तो यहाँ समाप्त होता है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता।